टुडेस ट्रेड में एक स्टॉक जिसको फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों आधार पर हम पिक करते हैं। आज का शेयर भी जान लेते हैं डिम्पी से। बताइए डिम्पी। जैन इरिगेशन, क्योंकि कृषि क्षेत्र के आप सभी शेयर उठा के देख लीजिए, चाहे रैलीज इंडिया हो, पीआई इंडस्ट्रीज हो या फिर जैन इरिगेशन, एस्कॉर्ट्स, कुछ भी हो, सभी के अंदर एक अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखा। असल में ये बात तय है कि आगे 4-5 महीने ऐसे होंगे जो कम से कम किसान प्रो महीने कहने वाले हैं। वो इस वजह से क्योंकि 5 स्टेट में राज्यों में चुनाव होने हैं, बजट आने वाला है और सरकार नोटबंदी के बाद कम से कम ग्रामीण भारत में कोई बड़ा झटका नहीं देने वाली, कुछ सहानुभूति, कुछ रियायतें और बढ़ सकती हैं। यही बड़ी वजह है कि आप कृषि से जुड़े हुए शेयर्स की वैल्यूएशन भी बेहतर है, क्योंकि इस पूरी गिरावट में भले उनकी कोई गलती हो या ना हो, वो तो रिकवर कर ही रहे थे, सरकार भी योगदान दे रही थी, लेकिन शेयर पिट के नीचे आ गया। तो कई बार एक गिरावट बेहतरीन मौका भी मिल जाती है। क्योंकि जैन इरिगेशन हमने इसलिए रखा है क्योंकि वॉल्यूम मार्केट में आजकल थोड़ा कम है, तो कुछ पर्टिकुलर शेयर चुनते समय आपको वॉल्यूम की भी दिक्कत होती होगी, मार्जिन की भी। इसलिए जैन इरिगेशन फ्यूचर का शेयर है, आपको इजिली वॉल्यूम भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप नजर रख सकते हैं। रही बात दिसंबर की और जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की, दिसंबर के अंदर शॉर्ट कवरिंग, जनवरी के अंदर ताजा खरीदारी, ये इंडिकेट कर रही है कि इसका रोल ओवर अच्छा आएगा। सौदे कट रहे हैं, अगले सौदे पॉजिटिव बन रहे हैं, ये और चल सकता है, 86 तक कम से कम जा सकता है। आज के सेशन में 81 का इसमें स्टॉप लॉस भी रखे हैं। 2-3 अहम चीजें और इसमें देखने को मिली है कि FY 17 में आय करीब 6.5% की बढ़ेगी, अबीटा मार्जिन में थोड़ा सुधार हो रहा है और लगातार इसका हमने जो मूविंग एवरेजेस हैं वो अपने मेंटेन करता हुआ दिखेगा। तो टेक्निकल पैटर्न भी ठीक है, डेरिवेटिव सेंस ठीक है, फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस ठीक है, और जिस सेगमेंट में प्ले कर रहा है वो सेगमेंट शायद कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे थोड़ा ऊपर आ सकता है, तो इस पर नजर रखी जा सकती है 8650 का टारगेट के हिसाब से। जैन इरिगेशन आज का टुडेस ट्रेड ध्यान दीजिए 86.5 के टारगेट्स के लिए इंट्राडे में, लेकिन पोजीशन नजरिए से भी देख सकते हैं। सिद्धार्थ, जैन इरिगेशन या फिर एग्री स्पेस का कोई भी स्टॉक आपके रडार पर रहेगा अगले 3 से 6 महीने में, कीपिंग इन माइंड की बजट में एक कह सकते हैं कि जो सरकार का फोकस होगा वो काफी रहेगा एग्री पर, फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, तो ऐसे में स्पेंडिंग भी इंक्रीज होने की प्रोजेक्शंस हैं। जी बिल्कुल। जैन इरिगेशन जिस हिसाब से डिम्पी ने कहा, हम मानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन की बहुत बड़ी एक संभावना बन सकती है। साथ ही साथ जो रूरल क्षेत्र में नोटबंदी के लिए थोड़ी रियायत भी हो सकती है। तो ये सारी संभावना को देखते देखते और साथ ही साथ एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि मॉनसून्स काफ़ी अच्छा गया है। तो रबी सीज़न में 10 दिसंबर का डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5% सोइंग बढ़ी है रबी सीज़न की। तो ये सब देखते हुए हम मानते हैं कि जैन इरिगेशन डेफिनेटली फेवरेबल है और ड्रिप इरिगेशन फेवरेबल रहता ही है। ये पूरे क्षेत्र में हम मानते हैं कि पीआई इंडस्ट्री और यूपीएल ये दोनों ही स्टॉक काफ़ी उम्दा लग रहे हैं, क्योंकि दोनों की ही एक स्पेशलिटी केमिकल, साथ ही साथ जो सीड्स में जो काम करते हैं, सीएसएम बिजनेस है। तो हम मानते हैं कि यूपीएल और पीआई इंडस्ट्री ये दो एग्री स्पेस में बहुत ही उम्दा शेयर बन सकते हैं आने वाले 12 से 18 महीने में। ठीक है, इन सभी स्टॉक्स पे नजर रखें क्योंकि इन सब के अंदर अच्छा मोमेंटम भी था। सुनील जैन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आप मार्केट के स्ट्रक्चर को किस तरह से रीड कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को क्या राय दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं उनको रिपोर्ट्स भेज के कि शॉर्ट करो, या फिर ये कह रहे हैं कि नहीं भैया रुको, अभी मार्केट का बॉटम बनेगा, आपको हम बाइंग कॉल्स देंगे, थोड़ा रुक जाओ, हम भी रुके रहेंगे? देखिए, करंट सिचुएशन जिस तरीके से है कि हमने देखा कि नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ और जनवरी, मंथ बाई मंथ हमें सिचुएशन देखनी पड़ रही है कि वेदर इम्प्रूवमेंट कहाँ पर दिखाई देता है। क्या दिसंबर हमने देखा नवंबर से ख़राब है, बट जनवरी पॉसिबिलिटी अभी तक ऐसा कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि जनवरी में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो एज ऑफ नाउ हम लोग नो डाउट कुछ क्वालिटी स्टॉक्स पे डेफिनेटली रिकमेंड कर रहे हैं कि एक्यूमुलेट किया जा सकता है, बट एग्रेसिव बाइंग अभी भी रिकमेंड नहीं कर रहे। वी विल लाइक टू सी कि जनवरी में किस तरीके से फेज आउट होता है चीज़ें। पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही है कि अब जनवरी में यहाँ से चीज़ें सुधरनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मनी की अवेलेबिलिटी मार्केट में सुधरेगी, मुझे लगता है कि वैसे वैसे सिचुएशंस धीरे धीरे संभलने लगेगी। बट उसके अलावा एक 30 दिसंबर के बाद में फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट के लिए आएगी। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि कहाँ ना कहाँ नियर टर्म में बॉटम बनेगा, बट सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए थोड़ा एक्यूमुलेशन जोन में रादर रिकमेंड कर रहे हैं रादर देन एग्रेसिव बाइंग के। अंचल के पास चलते हैं और अब बात कर लेते हैं टाटा केमिकल्स की, क्योंकि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स के बाद आज टाटा केमिकल्स की ईजीएम है। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो समझ लेते हैं अंचल से, और साथ साथ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या इंडिकेट करता है, बताइए अंचल।
शुक्रिया दीपाली। आज डेफिनेटली अहम बैठक है टाटा केमिकल्स की। ईजीएम होगी और ईजीएम का सबसे बड़ा मुद्दा होगा नुस्ली वाडिया को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद से हटाना। देखिए ऑलरेडी दो कंपनियां टाटा मोटर और टाटा स्टील की ईजीएम में फैसला लिया जा चुका है और अब टाटा केमिकल्स की ईजीएम आज होगी जहां पे फैसला लिया जाएगा। पहले ईजीएम के अंदर साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने के पर भी फैसला लेना था, लेकिन क्योंकि साइरस मिस्त्री ने खुद ही रिजाइन कर दिया तो अब ईजीएम पे साइरस मिस्त्री के रिमूवल के लिए वोटिंग नहीं होगी। लेकिन हाँ, काफ़ी क्रिटिकल रहेगा कि मिस्टर वाडिया के रिमूवल के लिए किस तरह से वोटिंग पैटर्न्स आते हैं। जो अभी तक का ट्रेंड बना है दीपाली, कहीं ना कहीं सभी का फोकस है रिटेल और म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स किस तरह से वोट करते हैं। आपको थोड़ा शेयर होल्डिंग बताता हूँ टाटा केमिकल्स की मौजूदा क्या है। टाटा ग्रुप की इस समय 30.8% हिस्सेदारी है, वहीं एफआईज 19.33% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। जनरल रिटेल निवेशकों के पास 19.3% हिस्सेदारी है। बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स में भी एक अच्छी 14.69% होल्डिंग है। तो यानी दीपाली देखिए फोकस रहेगा वो 19.3% होल्डिंग पे और 14.69% होल्डिंग पे। ये दो तबके किस तरह से वोट करते हैं काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। और आज फैसला होगा कि क्या मिस्टर वाडिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे जो बोर्ड है टाटा केमिकल्स के बोर्ड से बाहर होंगे कि नहीं होंगे। तो काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है टाटा केमिकल्स की बैठक भी। लेकिन टाटा केमिकल के साथ कम से कम प्राइसिंग पे एक अच्छी चीज़ है। शुक्रिया अंचल आपका तो कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। किरण, यही चीज़ मैं नोटिस भी कर रहा था क्योंकि देखिए जो टाटा ग्रुप के शेयर है टसल अपनी जगह है, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, ये दो ऐसे, एक टाटा एलेक्सी भी जो कि पूरे टसल में टाटा एलेक्सी भी उभर के आया। ये 2-3 शेयर है ना, इन्होंने अपने ही दम पर आगे बढ़े हैं, इन्वेस्टर्स को पे किया है। टसल अपनी जगह है लेकिन पे किया है। ये रीजंस आज भी इनके पास हैं। टाटा केमिकल्स के पास अच्छी एक्सपोजर है। इनका एक प्लांट जो बार बार बैठक में उठता है कि उन्होंने फ़ॉरेन में ख़रीदा था वो महंगा है, उस पर भी डेट ज़्यादा है, हो सकता है बैठक में इस पर भी विचार हो जाए। लेकिन क्या वैल्यूएशन, बिजनेस, रुपया और जो एक्सपोर्ट, ये सब कुछ इनके फेवर में तो जा रहा है ना। टेक्निकली मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल ज्यादा अच्छा चार्ट पैटर्न है और इनमें खरीदी करनी चाहिए। टाटा मोटर्स के बारे में पहले बात करेंगे। इसका बहुत अच्छा सपोर्ट करीबन 464-463 लेवल्स के ऊपर है। तो जब तक ये लेवल्स होल्ड करते हैं, राउंड फिगर पकड़िए 460, जब तक ये लेवल्स होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि ऑन द हायर साइड जो गैप छोड़ा था वो टेस्ट करने के लिए टाटा मोटर्स चलेगा। वो टारगेट करीबन 500 का होगा। तो हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, तो मुझे लगता है ये एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं। दूसरा होगा टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में मुझे लगता है कि इधर एक अच्छा रुझान दिखाई देगा, पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है करीबन 492 का। 492 एक बार क्रॉस करे, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि ये लेवल टेस्ट करते ही हम नीचे आते हैं। पर आज अगर ये 492 क्रॉस करता है तो इजीली 507, 510 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इधर से एक अच्छी परसेंटेज उछाल देखने को मिलती है। टाटा एलेक्सी की बात करें तो टाटा एलेक्सी में ऐसा कोई चार्ट पैटर्न नहीं दिखता है जहां पे मैं तेजी करने की सलाह दूंगा। इधर बल्कि बिकवाली करने की सलाह होगी। 1374 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए मंदी वाला, और ये आपको करीबन 1320 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स लॉन्ग और टाटा एलेक्सी शॉर्ट। मेटल माइनिंग स्टॉक्स कल सेलिंग प्रेशर में थे। कल आप देखिए अगर पूरे ही मेटल पैक को, तो सबसे ज़्यादा गिरने वाला ये इंडेक्स था। सेक्टोरल लूजर था ये बिगेस्ट, और नालको, हिंडाल्को, वेदांता, ये सभी शेयर्स कमज़ोर हो रहे थे। लेकिन सुनील, क्योंकि मेटल और माइनिंग शेयर्स इस साल का फ्लेवर रहे हैं और 2017 में भी शायद ये फ्लेवर मेंटेन रहे, ऐसे में ऑन डिप्स क्या आप कोई स्टॉक पिक कर रहे हैं अभी मेटल्स में, या फिर कहीं सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की? इसमें जो स्टॉक रडार में है वो है हिंडाल्को। नो डाउट करेक्शंस बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नहीं हुआ है, बट थोड़ा और करेक्शंस यहाँ से आता है तो उस स्टॉक को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मेटल में तेज़ी है ये मोर ऑफ अ करेक्शन है, इन बिटवीन फेज है। तेज़ी मेरे ख्याल से बनी रहनी चाहिए। हमने देखा है कि कई कमोडिटी के प्राइसेस थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गए हैं, और ये जो कुछ लेगार्ड है वो भी, जो कमोडिटी में लेगार्ड है वो भी मुझे लगता है कि पिकअप करेंगे। मुझे लगता है कि हिंडाल्को इसमें बेस्ट चॉइस बनता है। इसमें जो डीलेवरेजिंग की अपॉर्चुनिटी है, प्लस आगे जो कैपेक्स है वो पूरा हो चुका है, और जो पुराने कैपेक्स है उनका बेनिफिट है, वो कई चीज़ें एक साथ में बिल्डअप हो रही है। तो जिस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से
कैश जनरेशन कंपनी का बढ़ेगा और वो यूटिलाइज होगा रीपेमेंट ऑफ डेट के, प्लस कमोडिटी प्राइसेस स्ट्रांग रहेगी और उसके कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, कंबाइंड बेनिफिट इस कंपनी को काफ़ी अच्छा आ सकता है। तो हिंडाल्को को मुझे लगता है कि जी। एवरी डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए।